आज हम लोग हमारी क्लास में जो फ्रिक्शन वाला टॉपिक है, आप लोगों का फोर्स एंड प्रेशर के बाद का नेक्स्ट चैप्टर ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखो पिछली क्लास जो हम लोगों की हुई, ठीक है, उसमें हमने फोर्स एंड प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ा। आज हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। उस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे फिज़िक्स के, विच इज़ फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन के बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में क्लास 11th की फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप क्लास 11th में जाएंगे वहाँ पर आप लोगों को फिज़िक्स में फ्रिक्शन करके अपने आप में एक भला पूरा सा टॉपिक वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन सिर्फ इतना सा ही है, फ्रिक्शन बहुत डिटेल में रहेगा, काफ़ी अच्छे डिटेल में रहेगा अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स। अभी क्लास 8 में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का ऊपरी तौर से डिस्कशन पढ़ना है कि फ्रिक्शन आखिर होता क्या है, फ्रिक्शन का आखिर फील क्या है, और आखिर आप लोगों का ये जो फ्रिक्शन है ये कितने टाइप्स का होता है, फ्रिक्शन के होने से क्या होता है, फ्रिक्शन के नहीं होने से क्या होता है, फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है, फ्रिक्शन को बढ़ाया कैसे जा सकता है। ये सब आप अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही इंट्रो लेवल की क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिर फ्रिक्शन नामक चीज़ है क्या, व्हाट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो कैसा रहता है, मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर फ्रिक्शन क्या है। साइंस की भाषा तो बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, बट फिलहाल व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्रिक्शन, पहले तो हमको ये फ्रिक्शन का मीनिंग समझना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, और तुम लोगों ने लेट से मुझे एक काम दिया। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा मेरा एग्जाम्पल छोड़ती हूँ, मैं अपना अभी फ़िलहाल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी फ़िलहाल ट्यूशन की जो बिल्डिंग है वहाँ पे चीज़ों को रिनोवेट किया जा रहा है। बाथरूम है, ठीक है, बाथरूम में हमने वापस से प्लम्बिंग करवाई है अकॉर्डिंग टू आवर स्टाइल, हमें किस तरीके की चाहिए थी वगैरह वगैरह। प्लम्बिंग करके प्लम्बिंग वाला चला गया, हमने एक टाइल वाले को बुलाया, टाइल वाले ने अपना कोटेशन दिया कि देखिए मैं टाइल्स लगाने का इतना इतना अमाउंट चार्ज करूँगा, बट टाइल लगाने से पहले जो बेसिक प्लास्टरिंग है आपके बाथरूम की वो मैं नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, फिर हमने बोला ठीक है प्लास्टर हम करा देंगे, फिर तो आप टाइल लगा लोगे ना, तो उसने बोला हाँ मैडम बिल्कुल लगा लूँगा। फिर मान लेते हैं दोनों प्लास्टर करने वाला व्यक्ति आया, टाइल वाला व्यक्ति आया। अब देखो दोनों एक दूसरे के कोई दोस्त तो नहीं है, बट जो टाइल लगाने वाला व्यक्ति है वो प्लास्टर करने वाले व्यक्ति को बोल रहा है कि भैया ये प्लास्टर ना आपको ऐसे करना है या आपको वैसे करना है, मुझको ऐसा होना, मुझको वैसा होना। तो जो प्लास्टर करने वाला बंदा है ना वो चिढ़ गया कि मैं तेरी बात क्यों सुनूंगा, तू मुझे बताने वाला कौन होता है वगैरह वगैरह। मतलब वो उसके बोलने पर वो वैसा काम वो नहीं कर रहा था जैसा कि उसको करना चाहिए। सो दिस इज नोन एज फ्रिक्शन, इसे कहते हैं फ्रिक्शन। कि जब दो लोग साथ में हैं और दो लोग जब साथ में होते हैं तो साथ में होने से क्या होता है, या तो वो दोनों लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर लेंगे, है ना, बहुत मिलकर काम करेंगे कि चलो तुम और मैं मिलकर कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, इस टाइप से। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो जो दो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ काम करना ही नहीं चाहते, वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, तो वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। टाइल वाला प्लास्टर वाले के अगेंस्ट जाएगा, उसके काम में नुक्स निकालेगा, प्लास्टर वाला हमको आके बताएगा कि मैडम आपके टाइल वाले को कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, आप उसका काम मुझको दे दो। तो बेसिकली दे आर अगेंस्ट ईच अदर। तो वेनेवर ये कोई सिर्फ मैं ह्यूमन नेचर की बात कर रही हूँ ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में एक्चुअली कैसा है, बहुत ही डेंस एरिया है,
वहाँ पे एक ट्री दूसरे ट्री के साथ कॉम्पीट करता है। क्यों करता है कॉम्पीट? ताकि जितना ऊपर 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 जा सके, ताकि वो सनलाइट को ले सके। जो बेचारा पौधा नीचे है उस तक तो सनलाइट पहुंचती नहीं है, क्योंकि ऊपर के जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो सारी सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं। बेसिकली ट्रीज ऑल्सो कॉम्पीट विथ ईच अदर। और पता है एक केस फॉरेस्ट में आप ये भी देखते हो कि कभी कभी आप लोगों के जो ट्रीज होते हैं उन्हीं ट्रीज के ऊपर कोई दूसरा प्लांट उग जाता है, और दूसरा प्लांट क्योंकि जमीन से ऊपर ऊपर जाए तो उसको बहुत टाइम लगेगा, और दूसरा प्लांट उसी ट्री पे उग जाता है और उसी ट्री के साथ साथ खुद भी लाइट लेता रहता है, और दोनों का मिलकर फिर फोटोसिंथेसिस होता है। तो कैसा रहता है, कभी भी अगर आप किसी भी केस की बात करो, लिविंग थिंग्स की बात करो, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करो, अगर मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स, अब मैं ऑब्जेक्ट्स का मतलब आप ये मत सोचना कि मैडम आप नॉन लिविंग के बारे में बात करो, मैं लिविंग के बारे में बात करूँ। कभी भी अगर आप दो लोगों को साथ में रखोगे तो क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि वो लोग साथ में काम कर रहे हैं, टुगेदर, है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को कर रहे हैं, एक ये पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये बनेगी कि वो दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग करने की काम की कोशिश कर रहे हैं। एक वाला दूसरे के काम में टांग अड़ा रहा है, दूसरा वाला पहले के काम में टांग अड़ा रहा है ना, मतलब चीज़ों को स्मूथली आगे नहीं जाने दे रहे हैं, काम में रुकावटें डाल रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ह्यूमन बिहेवियर को साइड में रखते हुए फिजिक्स की दुनिया में आते हैं। जब आप दो ऑब्जेक्ट्स या दो सरफेसेस को साथ में रखते हो, ऑब्जेक्ट्स बोलूँ, सरफेसेस बोलूँ, कुछ भी मैं कहूँ, अगर दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो आपस में कांटेक्ट में आने से पता है क्या होता है, या हो सकता है पहली वाली सरफेस दूसरी वाली सरफेस को बोले कि मस्त तेरा मोशन में इंक्रीज कर देती हूँ। अपोज करना मतलब किसको अपोज करना यार, मोशन को अपोज करना, है ना, मोशन को अपोज करना मतलब जो वो मोशन कर रहा है, जिस तरीके से वो चलना चाह रहा है, जिस तरीके से वो वर्क करना चाह रहा है, वैसे काम नहीं करने देना। ठीक है, वैसे काम नहीं करने देना। हो सकता है ना दो सरफेसेस मोशन को अपोज करे कि जा देखते हैं तू कैसे आगे जाएगा, या ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो सरफेसेस मोशन को अपोज ना करें। मान लेते हैं आप नॉर्मली चल रहे हो, जमीन पे तेल गिरा है, अगर गलती से आपका पाँव उस तेल पे गिर गया ना तो आप स्लिप हो जाते हो। तो उसने क्या किया, आपके मोशन को डिक्रीज किया कि उसने आपके मोशन को इंक्रीज किया? उसने आपके मोशन को इंक्रीज कर दिया। बट मान लेते हैं आपकी जमीन उबड़ खाबड़ है, रेती है, पत्थर है, कंकड़ है, मिट्टी है, तो ऐसे केस में स्लिप होकर गिरने का चांस कम हो जाता है। गिरने के लिए भी बहुत बड़ा वाला टैलेंट चाहिए, मेरे जैसा कहीं से भी गिर जाती हूँ मैं, है ना। तो वो मोशन को अपोज कर रहा है, वो आगे जाने से उसको हिंडर कर रहा है, उसको आगे जाने से रोक रहा है। तो ऐसे केस में जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं तो मोशन अपोज भी किया जा सकता है या फिर मोशन को इंक्रीज भी किया जा सकता है। अपोज मतलब डिक्रीज करना, ठीक है, मोशन को डिक्रीज करना, उसकी स्पीड कम कर देना, इस तरीके का, ठीक है, मोशन को अपोज करना। तो एक्चुअली में जो चीज़ मोशन को अपोज करती है, जो चीज़ मोशन को अपोज करती है, मतलब कोई ना कोई तो है ना जो मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो जो चीज़ मोशन को अपोज करती है उसको बेसिकली हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि दो सरफेसेस के बीच में लगता है, कभी अकेला नहीं लगेगा। मान लेते हैं मैं अभी अकेले कमरे में बैठ के तुम्हारी क्लास ले रही हूँ, तो इस कमरे में जो प्रिंटर मेरे बाजू में रखा है, टेबल बाजू में रखा है, पानी का फिल्टर रखा है, टेबल्स रखे हैं, चेयर्स रखे हैं, उनके साथ तो मैं झगड़ा नहीं करूँगी। हाँ, बट अगर कोई और आके बैठ जाए तो उसके साथ हो सकता है मेरी बहस हो जाए, तू मैं हो जाए, मेरा झगड़ा हो जाए। तो बेसिकली फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है
जो बिटवीन टू सरफेसेस या बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स के वजह से ही अराइज होता है, या मैं कहूँ पैदा होता है। अगर दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है, तुम अगर जमीन पे चल रहे हो तो तुम्हारे पांव और जमीन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं चौक से बोर्ड में लिख रही हूं तो बोर्ड और चौक इसके बीच में फ्रिक्शन रहेगा। मेरी उंगलियां और चौक जिससे मैंने उसको पकड़ के रखा है, चौक और उंगलियों के बीच में फ्रिक्शन रहेगा। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो तभी अराइज होता है जब दो सरफेसेस क्या होती हैं, कांटेक्ट में होती हैं, या उन दोनों के बीच में अराइज होता है। और ये फोर्स का काम क्या है? ये फोर्स हमेशा हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स आप लोगों के हमेशा मोशन को अपोज करता है। मतलब ये मोशन को अपोज करता है, मोशन होने नहीं दूंगा, देखता हूं कैसा मोशन। देखो कभी कभी जैसे अभी तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैडम ये तो मोशन को अपोज करता है, छी छी फ्रिक्शन गंदा है, छी छी फ्रिक्शन गंदा है। तो ऐसा नहीं सोचो यार कि फ्रिक्शन क्योंकि मोशन को अपोज करता है तो तुम ये बोलोगे कि मैडम फ्रिक्शन गंदा बैड बॉय, ऐसा नहीं बोलना। अब जैसे मान के चलो आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो, ठीक है, अपन बहुत सारे इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं ताकि हम कंक्लूजन निकाल सकें कि फ्रिक्शन गुड बॉय है कि फ्रिक्शन बैड बॉय है, ये ताकि हम कंक्लूजन निकाल सकें। तो कंक्लूजन नंबर 1 के लिए एग्जांपल्स लेना जरूरी है, राइट। तो एग्जांपल नंबर 1, आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम में से सभी लोगों ने कैरम बोर्ड खेला होगा, और नहीं खेला है तो खेलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल के ही गेम्स में आंखें टिपटिपाते हुए रह गए और ये सारे गेम्स के बारे में आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ये भी हमारी दुनिया है, लूडो, स्नेक लैडर, बिजनेस वगैरह वगैरह, ये सारे इंडोर गेम्स आप खेलो। ठीक है, चलो अभी अपन बात करते हैं कैरम बोर्ड। अपन खेलते हैं कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर होता है जिससे अपन वो गोटियों को मारते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कैरम बोर्ड में खेलने से पहले अगर हम कैरम बोर्ड पे थोड़ा सा पाउडर छिड़कते हैं ताकि कैरम बोर्ड की सरफेस स्मूथ हो जाए, और जब हम लोग स्ट्राइकर को मारें तो हमारे स्ट्राइकर से टकराकर गोटियां हिलें। अगर आप पाउडर नहीं डालोगे, ठीक है, बराबर, अगर आपने पाउडर नहीं डाला तो यहाँ पे क्या होगा, कैरम बोर्ड में विदाउट पाउडर, आपका विदाउट पाउडर क्या होगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा। विदाउट पाउडर क्या होगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा। फ्रिक्शन ने अगर अपोज करना शुरू किया, जो आपकी गोटियां हैं, ठीक है, वो गोटियां आपकी नहीं हिलेंगी, गोटियां अपनी जगह पे ही रहेंगी। ठीक है, डू नॉट मूव, वो मूव नहीं होंगी। अगर मूव नहीं होंगी तो आपको मजा नहीं आएगा कि अरे यार इतने जोर से मैंने स्ट्राइकर मारा था, देखना यार फिर भी मेरी गोटी ज़्यादा दूर तक नहीं गई, मजा नहीं आएगा। तो इसका मतलब कैरम बोर्ड के इसमें अगर फ्रिक्शन रहता है तो फ्रिक्शन को हमारे लिए ये बैड बॉय है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो गेम है, हमारे गेम को ये खराब कर रहा है। क्योंकि ये फ्रिक्शन हमारे गेम को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। हम क्या करते हैं, पाउडर डाल देते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, है ना। हम पाउडर डाल देते हैं, आपने भी डाला होगा, बराबर, ठीक है। तो अभी फ्रिक्शन हमारे लिए बैड बॉय है। बट अभी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ट्यूशन की बिल्डिंग में रिनोवेशन चल रहा है। बाथरूम में टाइल्स लगाने के लिए हम लेकर आए, वॉल टाइल्स आई है, बाथरूम टाइल्स आई है ना। अब देखो जो वॉल टाइल आई है वो थोड़ी सी ग्लॉसी आई है, मतलब चमक। बट जो बाथरूम की फ्लोर टाइल आई है वो ग्लॉसी नहीं है, वो मैट फिनिश है। क्यों? बाथरूम में क्या रहता है, अपन नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना, वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, बेसिन्स यूज़ करते हैं। उसका जो फ्लोर है, उस फ्लोर पे पानी गिरता है, बराबर, सही कह रही हूँ मैं। फ्लोर जो है, फ्लोर में, बाथरूम के फ्लोर में पानी गिरता है, राइट। अगर मान लेते हैं फ्लोर एकदम चिकना है, एकदम मस्त, क्या होगा, थोड़ा सा पाँव रखोगे फटाक से फिसल के गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि चिकनी चीज फ्रिक्शन को क्या करती है, आगे प्रमोट करती है, मोशन इंक्रीज कर देती है। बाथरूम में अगर मान लेते हैं मैंने ग्लॉसी टाइल्स लगाई
ग्लॉसी टाइल्स मतलब चिकनी चिकनी, तो मैं स्लिप होकर गिर जाऊंगी, स्लिप हो जाएंगे, है ना, हम लोग स्लिप हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे। बताओ, इसीलिए हम लोगों ने वहां पर थोड़ी सी मैट वाली टाइल्स लगाई है जो कि फ्रिक्शन देती है। ठीक है, जो क्या देती है? फ्रिक्शन देती है। फ्रिक्शन देने से क्या होता है? फ्रिक्शन देने से क्या होता है? हम लोग स्लिप नहीं होते, हम लोग स्लिप नहीं होते। अब मुझे बताओ, ये बाथरूम वाले केस में फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल है कि फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल है? तो आप सभी लोग एक मत होकर ये बोलेंगे कि नहीं मैम, बाथरूम वाले केस में फ्रिक्शन हमारे लिए गुड बॉय है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हम गिर नहीं रहे, बराबर। तो ऐसा कहना कि फ्रिक्शन हमेशा गलत है, फ्रिक्शन क्योंकि अपोज करता है, ये गलत है ऐसा कहना। फ्रिक्शन अच्छा होता है, मैं बता दूं, फ्रिक्शन अच्छा होता है, मैं बता दूं। फ्रिक्शन चीज़ों को हमेशा बेकार करेगा ऐसा नहीं है। कई ऐसे केसेस हैं जहां पर हम जानबूझकर फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। जैसे आप अपने टायर्स को देखो, आप घर में जो भी आप चलाते हो, साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, ट्रक चलाते हो, जो चलाते हो, देखो उसके जो टायर्स होते हैं उनमें डिज़ाइन बनी होती है अलग 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 अलग, है ना। क्यों बनी होती है डिज़ाइन? क्योंकि डिज़ाइन से क्या होता है? फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। फ्रिक्शन के आने से क्या होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी आपकी स्लिप नहीं होती। जब आप सडनली ब्रेक लगाते हो, ठीक है, तो आपकी गाड़ी सडन ब्रेक लगाने से, सडन टर्न लेने से, स्पीड डिक्रीज करने से, स्पीड इंक्रीज करने से स्लिप नहीं होती। तो ऐसे केस में अगेन फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है? गुड बॉय है ना। फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है? गुड बॉय है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उससे हम गिर नहीं रहे। अच्छा, साइकिल चलाई है सभी ने, मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि साइकिल तो यार सभी लोग चलाते हैं। साइकिल में चेन होती है, बराबर, देखे हो ना, कई बार साइकिल में हमारी चेन उतर जाती है। साइकिल में क्या होती है? चेन होती है। हम लोगों को टाइम टू टाइम चेन में क्या डालना होता है? ऑयल डालना पड़ता है, ऑयलिंग करनी पड़ती है, ऑयलिंग करनी पड़ती है। ऑयलिंग करने से क्या होता है? हमारी साइकिल स्मूथ चलती है, बराबर। अगर ऑयलिंग नहीं की तो, अगर ऑयलिंग नहीं की तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ऑयल नहीं किया, मान लेते हैं कार्तिक ने अपनी साइकिल में ऑयल नहीं डाला, तो ऐसे में क्या होगा? उसकी साइकिल जब में वो पेडल मारेगा तो साइकिल ठीक नहीं चलेगी, है ना। साइकिल को बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, साइकिल नॉट ओके, साइकिल अच्छी नहीं है। तो ऐसे केस में यहाँ पे फ्रिक्शन हमारे लिए बैड है। क्यों? साइकिल की चेन में वो फ्रिक्शन हमारे लिए बैड क्यों है? क्योंकि वो साइकिल को प्रॉपरली चलने नहीं दे रहा है, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपको ये कहना कि मैडम फ्रिक्शन तो हमेशा एक गुड बॉय होगा, हमेशा हमारे लिए यूज़फुल होगा, हमेशा हमारी हेल्प करेगा, ये गलत है। और ये कहना भी गलत है कि फ्रिक्शन आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा होगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है, कुछ कुछ इंसिडेंसेस में फ्रिक्शन नहीं होना, ये भी हमारे लिए बेकार है। फ्रिक्शन चाहिए है हमको। खैर, तो मैंने फ्रिक्शन के बारे में आपको बताया कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अब उसका अपोज करना कभी कभी हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है और कई बार उसका अपोज करना हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो हम वो डिसाइड करते हैं कि फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, और जैसी हमको जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर हम चीज़ों में ऑल्टर करते हैं। जैसे अगर आपको कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में आपको फ्रिक्शन नहीं चाहिए और फ्रिक्शन अगर है तो हम लोग पाउडर डाल देते हैं, पाउडर डालने से फ्रिक्शन कम हो जाता है। मतलब बेसिकली वी डू समथिंग, है ना, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल मैडम। तो पहले तो अब हमको ये पता चल गया कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है जो तब एक्ट करता है जब सरफेसेस क्या होती हैं? कांटेक्ट में होती हैं, और साथ ही साथ में ये चीज़ों को अपोज करता है। अब ये देखो आपका एक प्यारा सा डायग्राम,
ये जैसे कि आप लोगों के पास सरफेस नंबर 1 है और ये आप लोगों के पास लेट्स से सरफेस नंबर 2 है। तो सरफेस एंड सरफेस नंबर 2 इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा? फ्रिक्शन आप लोगों का एक्ट कर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है, क्लियर है, हमको समझ में आ गया। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखो वो आपको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आपका जो ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आपका जो ये डब्बा है, इसका मोशन है RHS में, राइट हैंड साइड में। मतलब ऑब्जेक्ट RHS जाना चाह रहा है, RHS। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाह रहा है? RHS में जाना चाह रहा है, RHS में। तो याद रखना, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ मोशन। फ्रिक्शन एंड मोशन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार इससे आपका ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है। अगर मोशन किसी ऑब्जेक्ट का राइट साइड हो रहा है तो आप लोगों का जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लग रहा होगा? मैडम फिर वो लेफ्ट में लग रहा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरफ भी आपका मोशन हो रहा है, ठीक है, जिस तरफ भी आपका मोशन हो रहा है उस तरफ से, ठीक है, उस तरफ से आप लोगों का क्या है? फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन हमेशा उसके क्या कर रहा है? अपोजिट में एक्ट कर रहा है। अगर मेरा मोशन राइट हैंड साइड है तो मेरा फ्रिक्शन कहाँ पे होगा? LHS में होगा। मेरा फ्रिक्शन क्या होगा? LHS में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो एक बार तुम्हारी टेक्स्ट बुक में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितना पढ़ा, उसके बेसिस पे थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्कूल पेपर में, ठीक है, आप लोगों को ये पूछा जा सकता है डिफाइन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखें। तो एक बार आपकी टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं यार कि फ्रिक्शन की यहाँ कोई डेफिनेशन लिखी है कि यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है। तो 2 मिनट, नहीं यार, यहाँ तो मेरे को अभी कोई फ्रिक्शन की डेफिनेशन दिख नहीं रही है। खैर, तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन की टेंशन मत करो, वो मैं आपको लिखवा के दे दूंगी। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करूँ, अगर मैं किसके बारे में बात करूँ? अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करूँ, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है ये तो हमको पता चल गया। तो देखो, फ्रिक्शन को बहुत सारी कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग बेसिस पर। अभी हम लोग कैसा है? छोटे हैं, 8th क्लास में। हम लोग जस्ट फ्रिक्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो आप। ठीक है, एक छोटा सा फ्रिक्शन का सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ रहे हो? इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो और आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपका और कुछ भी नहीं। डन। तो ऐसे केस में आप लोगों को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल 3 टाइप के फ्रिक्शंस की स्टडी करनी है। आपको अपने सिलेबस में 3 टाइप के फ्रिक्शंस की स्टडी करनी है, उनकी डेफिनेशंस पढ़नी है और उनके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। समझाती हूँ एक एक करके कि इसका क्या मीनिंग होता है। दूसरा होता है आप लोगों का स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब कई लोग इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलने की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। आपकी मर्जी, आप क्या कहना चाहते हो, आपकी बुक में क्या है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये भी एक रहता है हमारे पास ऑप्शन, और या फिर आप उसे कह सकते हो काइनेटिक फ्रिक्शन। मेरे मुंह से फ्रैक्शन निकल रहा था, सॉरी, माय मिस्टेक। और एक होता है आप लोगों का रोलिंग फ्रिक्शन। ये 3 प्रकार के फ्रिक्शन हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे। अब देखो, ये फ्रिक्शन जो मैंने आपको 3 बताए, इनसे कोई घबराना नहीं है कि अरे बाप रे मैडम, ये तो कितने सारे फ्रिक्शन हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हाय हाय हाय। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, अल्ट्रा सिंपल है। मैं तुमको बता दूं, क्योंकि जैसा इनका नाम है ना वैसे ही इन फ्रिक्शंस का काम है। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है, स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। काइनेटिक का मतलब होता है चल रहा,
मतलब जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ मूव कर रही है। और रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, है ना, लुढ़कना। तो एक्चुअल में अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट लुढ़क रहा है, ठीक है, जैसे एक बड़ी सी चट्टान से पत्थर नीचे गिर रहा है, एक बड़ी सी चट्टान से पत्थर नीचे गिर रहा है, बराबर। अगर बड़ी सी चट्टान से पत्थर नीचे गिर रहा है तो वो लुढ़क रहा है, ठीक है, बराबर, वो लुढ़क रहा है। तो उस वक्त जो फ्रिक्शन वहाँ पे लगेगा, उस वक्त वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, उस पर्टिकुलर फ्रिक्शन को हम लोग कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट लुढ़क रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लुढ़क रहा है तो ऐसे केस में वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, बिल्कुल एकदम, ठीक है, रुका हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे, उस वक्त जो फ्रिक्शन वहाँ पे लग रहा होगा उसे हम लोग कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे गाड़ियाँ कैसा है, चलती हैं, तो क्या चलती हुई गाड़ियों में फ्रिक्शन नहीं लगता? उस वक्त भी चलती हुई गाड़ियों में भी फ्रिक्शन लगता है, राइट। तो उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। बस खत्म हो गया, ठीक है। यही था आपका प्यारा सा, मतलब किस प्रकार का उस वक्त सीन है, रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लुढ़क रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन, चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। किस तरीके का उस वक्त मोशन हो रहा है, इस हिसाब से हमने फ्रिक्शन को क्या किया है, कैटेगराइज किया है। इस तरीके से आपने फ्रिक्शन को क्या किया है, कैटेगराइज करके यहाँ पे रखा है। क्या मेरी ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो अभी थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपके सामने जो इमेज है, इस पहली इमेज में आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये लड़का यहाँ से धक्का लगा रहा है कि तू खिसक आगे, खिसक आगे, खिसक आगे, बट वो खिसक ही नहीं रहा, वो खिसक ही नहीं रहा, इसको खिसक ही नहीं रहा है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में उस वक्त जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, आप लोगों का स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बट अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर आपने मान लेते हैं किसी चीज़ को धक्का मारा और आपके धक्का मारने से अगर वो चीज़ चलने लगी, तो इट डजेंट मीन्स कि चलती हुई चीज़ों पे फ्रिक्शन नहीं लगता, चलती हुई चीज़ों पे भी फ्रिक्शन लगता है, और उसे कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। उसे क्या कहा जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। उसे क्या कहा जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई चीज़ लुढ़क रही है, जैसे कि देखो ये कैसा है, गोल 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 लुढ़कते हुए ये जा रही है, सर्कुलर मोशन करते हुए ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस तरीके से हमारे सिलेबस में हम लोगों को 3 टाइप के फ्रिक्शंस पढ़ने हैं। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है और आप उसको धक्का मार रहे हो बट वो नहीं चल रही है, तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्शन को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। अगर आपने किसी चीज़ को चल रही है और उस वक्त क्या फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसे कहा जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर कोई चीज़ रोल हो रही है तो रोल हो रही वाली चीज़ पर जब फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। बस यही हमारी आज की इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जो कि हमने कंप्लीट कर ली, है ना। अब एक बार तुम्हारी किताब से इसकी मार्किंग कर लेते हैं कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ये सारी चीज़ें आपकी बुक में है भी कि नहीं है। बाकी अभी हम लोग और भी पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज की क्लास ख़त्म हो गई है, अभी और इसके बारे में पढ़ा जाएगा। बट फिलहाल के लिए अभी हमने आज फ्रिक्शन का एक इंट्रोडक्शन लिया है ना। तो देखो, अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूँ तो आपके सिलेबस में देखो ये रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। ये देखो, when one body rolls over the surface of another, the resistance to its motion is called rolling friction। ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेना, डिफाइन रोलिंग फ्रिक्शन। आपके स्कूल पेपर से पूछा जा सकता है कि रोलिंग फ्रिक्शन को आप क्या करिए, डिफाइन करिए, ठीक है। आप रोलिंग फ्रिक्शन को क्या करिए, डिफाइन करिए। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जो आजकल के प्यारे प्यारे सूटकेस आए हैं उसमें छोटे छोटे चक्के लगकर आते हैं। तो छोटे छोटे चक्के लगने से क्या हो जाता है,
छोटे छोटे चक्के लगने से फ़ायदा ये हो जाता है कि हम लोगों का वो भारी भरकम सा सूटकेस हम बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों को फ़ायदा होता है ना, सही कह रही हूँ मैं। तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। मतलब अगर आपके पास 3 प्रकार के फ्रिक्शंस हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक है रोलिंग फ्रिक्शन। अगर मैं आपसे कहूँगी कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक में होता है, उससे कम थोड़ा सा स्लाइडिंग में होता है, और सबसे कम आप लोगों का रोलिंग में होता है। इसीलिए जब भी आपको किसी भी चीज़ को क्या करना हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो घसीट कर ले जाना ज़्यादा आसान है कि रोल करके लेकर जाना ज़्यादा आसान है। तो ऑब्वियस है, वन वर्ड आंसर है कि मैडम उसको रोल करके लेके जाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि रोलिंग करते वक्त फ्रिक्शन क्या होता है, कम लगता है। रोल करते वक्त फ्रिक्शन क्या होता है, कम लगता है। तो ये आप लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ठीक है पॉइंट है। पेपर में आप लोगों से क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बताइए 3 प्रकार के फ्रिक्शन में सबसे लीस्ट फ्रिक्शन कहाँ होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ पर होगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, हमें हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फ्रिक्शन की एक बहुत ही प्यारी सी रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन मिल गई है ना। ये चीज़ आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके किसी भी सूटकेस में चक्के लगे हैं तो उन चक्कों के साथ एक्चुअली आप लोगों का बहुत आसान हो जाती है आप लोगों की लाइफ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या हो जाती है, आसान। वैसे ही जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि आपके पास 3 टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं, पहला स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक, तीसरा रोलिंग। उसमें सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है, रोलिंग में। यही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैंने बताया ना अभी, पेपर में पूछा जा सकता है या फिर कल को इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि अरेंज करो, ठीक है, चीज़ों को अरेंज करो कि 3 प्रकार के फ्रिक्शन है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ ऐसे करेंगे, है ना। इसीलिए किसी भी चीज़ को घसीट के आगे लेके जाने से ज़्यादा आसान होता है चीज़ों को आगे आप रोल करके लेकर जाइए, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लगेज में क्या लगाते हैं, आजकल चक्के लगाते हैं, ताकि आप लोगों को जब ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल करते वक्त हम लोगों को क्या ना हो, दिक्कत ना हो, चीज़ों में हम लोगों को तकलीफ ना हो, राइट। तो इस तरीके से हमने हमारी आज की क्लास में एक फ्रिक्शन का बहुत ही इंट्रोडक्टरी सेक्शन कंप्लीट किया है। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करिए। एनसीईआरटी को ओपन करने के बाद आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से एनसीईआरटी रीड करना शुरू करिए, ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनसीईआरटी रीड करके आप छोड़िए। बीच में अगर कोई भी ऐसा वर्ड है या कोई भी ऐसी लाइन है जो तुमको नहीं समझ में आ रही है, जिसका मीनिंग तुम्हें नहीं बन रहा है, या ऐसा लग रहा है कि मैडम ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, तो मुझे इन्फॉर्म करो, हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे केस में बस हो गया ये वाली चीज़ ख़त्म। कल हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो ये होगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे फ्रिक्शन पे असर पड़ता है। मैंने कहा ना, आप फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हो, आप फ्रिक्शन को ज़्यादा भी कर सकते हो। तो हमको वही कल पढ़ना है कि किस तरीके से फ्रिक्शन को कम किया जाता है या किस तरीके से फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ये हम लोगों को कल स्टडी करना है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। कल की क्लास में हम इसके आगे वाले टॉपिक से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिलहाल